हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। धूम बैच धूम मचा करके जो है तुम लोग आना 2025 में धूम मचाओगे। देखो, प्रकाश की चाल, पहला फिजिक्स में हम लोग, आज भौतिकी में, साइंस में जो है दूसरा चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस वाला पढ़े हो जी। लेंस लेंस जिस चैप्टर में है ना, दूसरा चैप्टर में वही है प्रकाश का अपवर्तन। पहला अध्याय है परावर्तन, दूसरा अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो, इंग्लिश भी पढ़ो, +2 में आप लोग जाओगे तो इंग्लिश का बड़ा ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को। तो साथियों, आप लोग जो है इस वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो एक बार लाइक करते हैं इससे जो है बहुत प्रेरणा मिलती है। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें साथियों। और हम जो है आपके लिए लाए हैं आज प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी में से क्वेश्चन रहेगा। और आप जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है साइंस में 80 में 40 में 40 जो है 80 क्वेश्चन रहेगा, 40 को मारना है। आप जो है एकदम टिक मार के जो है एकदम सही सही या OMR शीट में भर के आओगे। तो चलो, इसी के साथ जो है हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये प्रकाश का चाल है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। करना कुछ नहीं है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, तो दूरी बट्टे चाल। तो ये 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर आपके पास है। ये 4 लाख और ये 3 लाख, तो 4 लाख ऊपर और 3 लाख नीचा, तो 4/3 होगा। 0 0 काट दोगे, 4/3 सेकेंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड्स में निकालना है तो इसीलिए 4/3 सेकेंड होगा। देखो, यहाँ आपको गलती करने के लिए 4/3 मिनट भी दिया हुआ है, तो 4/3 मिनट नहीं, 4/3 सेकेंड्स लिखोगे, है ना। तो चलो, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख, प्रकाश की चाल जो है ये 3 लाख, क्या कर रहा है जी, 3 लाख। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो गौर से, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8.33 मिनट लगता हो तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी। देखो, वैसे भी तुमको बता रहे हैं, ये पृथ्वी है और ये सूर्य भगवान है, आप दोनों के बीच का दूरी तुमको कहे तो 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, 14 करोड़ 90 लाख, तो 14 करोड़ 90 लाख कितना हो गया, 15 करोड़ के लगभग हो गया। इसलिए लगभग में पूछ भी रहा है, तो यही 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। वैसे तुम लोग सूत्र से अगर निकालना चाहो तो वो भी हम तुमको बता देते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो ये चाल को समय से गुना कर देना। लेकिन ध्यान रखना, ये मिनट में है, इसको 60 से गुना कर दोगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। तो 60 गुने 8.33, ये जो है तुम्हारा समय हो जाएगा। और दूरी बराबर चाल गुने समय, दोनों को गुना कर देना, निकल जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। देखो, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 जो है स्क्रीन पर है, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ऑप्शन पर हो। पहला ऑप्शन है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो, कभी भी वायु में प्रकाश की चाल से नहीं निकलेगा, वायु तो रोकेगा। इसीलिए अपवर्तनांक निकालना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो, दूसरा अध्याय पढ़ा होगा तो सूत्र भी होता है उसका, C/V। ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल, और V है आपका जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल। तो गो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको ध्यान रखना। तो चलो, इसी के साथ हम चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक होगा, तो आप जानते हैं कि 3 लाख ऊपर में, इधर 2 × 10⁸ कर दो,
मीटर में है तो ऊपर 3 गुने 10 के पावर 10 हो जाएगा, 10 के पावर 8 हो जाएगा, और नीचा में हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 8। तो ये कट जाएगा, 3/2 तो 1.5। 3 में 2 से भाग देगा तो होगा ना जी 1.5 होगा। दशमलव का भाग आता है ना, जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ा होगा दशमलव का भाग। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल होगी। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक दे दिया है तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल अब हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर होता है। तो 3 लाख किलोमीटर है, उसमें तुम 2.4 से डिवाइड करोगे। तो 2.4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 30, तो ये 6 पंचे 6 चौका, अब 5 में 4 से भाग दे दो, यहाँ 1.2 के करीब आ जाएगा, 1.2 गुने 10 के पावर 8 होगा। अगला देखते हैं, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल, देखो निर्वात में चाल को सी दे दिया है, तो सी आ कांच, तो कांच का अपवर्तनांक तुमको 1.5 दे दिया है, तो दशमलव को उड़ा दो, ऊपर में हो जाएगा 10, आप 5 से काट दो, 5 दूना 10, आप 5 तिया 15। तो देखो ऊपर में 2c और नीचा में 3, तो 2c/3 हो गया इसका राइट आंसर। राइट आंसर कितना, 2c/3। तो आप लोग जो है इसी तरह से इत्मीनान से देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपने 6 क्वेश्चन देख लिया। 7वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कह रहा है निकालने के लिए। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, एकदम सही है, पहला सही है। आपको कह रहा है गलत निकालने, तो पहला तो सही है। प्रकाश निर्वात में सबसे तीव्र गति से चलती है, ये भी बात सही है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, एकदम सही है। डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड घटेगा, मतलब घनत्व बढ़ेगा चाल घटेगा, घनत्व के बढ़ने से प्रकाश की चाल घट जाती है, एकदम सही है। तो ऊपर का तीनों हो गया सही। तो चौथा देखो, जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक, तो इसमें दे दिया है अधिक, प्रकाश की चाल उतनी अधिक, तो ऐसा नहीं होगा। घनत्व अगर अधिक होगा तो चाल जो है वो कम होगा, तो इसीलिए ये राइट आंसर हो गया। तो आप लोग जो है इसको देखते रहो। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, देखिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5, तो ये 1 से अधिक है, इसीलिए इसका जो है आंसर 1 से अधिक मारोगे आप लोग। तो 8वां क्वेश्चन भी देख लिया आप लोग। अब 9वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब ऑप्शन में क्या क्या है? फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, नीलम, हीरा। तुम सभी आदमी देखा होगा कि हीरा का जो अपवर्तनांक है बाबू वो है 2.54, तो ये 2.54 हीरा का अपवर्तनांक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखो पानी, तारपीन, किरोसिन, बेंजीन। देखो ये जो है तारपीन, किरोसिन, बेंजीन, ये तीनों का तीनों इसमें जो है अपवर्तनांक जो है अधिक होगा, लेकिन पानी में जो है इसका ये जो है घनत्व इसका कम होता है, इसीलिए अपवर्तनांक जो है अधिक होगा। तो अपवर्तनांक ये कम होगा, तो आप जो है पानी का अपवर्तनांक जो है यहाँ सबसे कम है, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए 10 क्वेश्चन के बाद अब 11वां क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश तो सघन माध्यम है, पानी और वायु। तो पानी और वायु देखो एकदम क्लियर है, वायु होगा सरल और पानी होगा मतलब ये विरल माध्यम, और सघन माध्यम, तो पानी सघन माध्यम हो जाएगा। आगे देखो, पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश तो विरल माध्यम है, ये गलत है ना, गलत है। कौन सा कथन सत्य? इसमें सत्य खोजना है, तो ऐसा नहीं होगा। कांच की अपेक्षा वायु प्रकाश तो सघन माध्यम, ये भी गलत है। कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश तो विरल माध्यम, देखो कांच आप पानी है, तो क्या है जी, एगो है कांच, दूसरा है पानी। अब पानी के बारे में कह रहा है कि विरल माध्यम, तो एकदम सही है, पानी विरल होगा और कांच जो है सघन होगा। कांच में प्रकाश, अगला क्वेश्चन देखो, कांच में प्रकाश की चाल इतना है तो द्रव में प्रकाश की चाल कितना होगा? अब देखो कांच और द्रव
तो चिंता करने की बात नहीं है। आप ले लेना इसमें निर्वात, और निर्वात वाला में तुम ये द्रव वाले से भाग दे देना। तो 3 लाख में इतना से डिवाइड कर दो तो ऊपर 3 होगा, वो लाख वाला कट जाएगा जी, ये वाला कट जाएगा अपने, और यहाँ पर 2.5 इसको काट दो, ऊपर 30 हो जाएगा। तो 6 5 6 के 30 और 5 25, 6/5 होगा। तो ये जो है 1.2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अगला क्वेश्चन देखो, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। चलो इसको हम फिगर बगल में खींच के तुमको हम बढ़िया से समझा देते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। देखिए डायग्राम देखिए, ये है बाउंड्री, ऊपर है हवा, ऊपर हवा हवा, और नीचा ले लो पानी, पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। अब जैसे ही यहाँ से ऐसे कोई प्रकाश की किरण, मतलब ये प्रकाश की किरण है, ये आया तो पानी में वो सीधे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। क्या बदल लेगा? डायरेक्शन बदल लेगा। ये स्क्रीन पर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गया है, चलो हम लोग जो है फिर से इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे थे ये विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, इसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। तो आप लोग जो हैं इसको बढ़िया से देखिए, ये डायग्राम हम आपको बना के दिखा दिए थे। तो उसमें क्या हो जाएगा जी, अपवर्तन कोण छोटा होता है। ये जब ये प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान जो है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। बता दिए थे ना डायग्राम खींच के, नहीं तो है देखो, है ऐसे जाएगा प्रकाश तो उसको ऐसे सीधे आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे झुक जाएगा, अभिलंब यहाँ पर रहेगा। तो स्वाभाविक है ना, अभिलंब के ओर झुक गया तो ई कोण यहाँ पर, सॉरी, ये कोण अधिक हो जाएगा, ये कोण छोटा हो जाएगा, है ना। अगर पूरा रहता तो बराबर होता। तो इस तरह से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान छोटा हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए विरल माध्यम से कहाँ, सघन माध्यम में जाती हो तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किसके लिए लागू नहीं होता है, मतलब नहीं होगा लागू। तो देखो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये इस तरह से आप जो हैं 0 डिग्री मारेंगे कि नहीं, लागू नहीं होता है। तो 30 डिग्री के लिए होगा, 60 डिग्री के लिए होगा, 89 डिग्री के लिए होगा, 90 नहीं हो 90 से अधिक नहीं होगा, लेकिन 0 डिग्री भी नहीं होगा। फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। देखिए फ्लिंट कांच क्या कर रहा है दोस्त, फ्लिंट कांच, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर थोड़ा देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन देखो। फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड, देखो CS2, किसमें, CS2 हो गया कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया। किसको डुबा दिया, तो फ्लिंट कांच को डुबा दिया, अदृश्य हो गया। क्या हो गया, अदृश्य हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि दोनों पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो बराबर होगा। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होता है। जब अपवर्तनांक का मान समान होता है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाके दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो फ्लिंट कांच के प्लेट, मतलब ये जो एक प्लेट है इसमें यहाँ पर लोहा का गोला है, देखो ये लोहा का गोला है जी, ये लोहा का गोला,
इसको किसी बर्तन में, मान लो ये बर्तन है, इस बर्तन में जो है मतलब इसमें CH2 भरा हुआ है, इसमें ये इसमें भरा हुआ है। अब इसमें लोहा का गोला है, होगा क्या कि फ्लिंट कांच का ये जो प्लेट है उस प्लेट का अपवर्तनांक इसमें जो CH2 है उसका अपवर्तनांक सेम है, तो फ्लिंट कांच जो है उसमें गायब हो जाएगा। तो ये लोहा जो है वो आपको लगेगा क्या कि वो पानी में तैर रहा है, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। आप जानते हो ना, लोहा तो नीचे नीचे लोहा को तो पेंदी में बैठ जाना चाहिए, लेकिन आपको लगेगा लोहा तैर रहा है। काहे? तो वो प्लेट में है रखा हुआ। जादू इसी को कहते हैं, साइंस का जादू है ना। देखो प्लेट में है रखा हुआ, अब प्लेट तुमको दिखाइए नहीं दे रहा है, प्लेट अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं देगा तुमको। यही जादू वाला कहेगा क्या कि जादू है। फ्लिंट कांच के प्लेट में, फ्लिंट कांच के प्लेट में लोहे का एक गोला रखा हुआ है, अब उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया गया तो फ्लिंट कांच का प्लेट गायब हो जाएगा और लोहा जो है आपको तैरता हुआ नजर आएगा। चलो याद हो गया होगा तुमको, ये जादू जरूर याद हो गया होगा, इसको समझना। फ्लिंट कांच वाला जादू है ये। लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबोने पर लोहा का गोला क्या हो जाएगा जी? अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। चलो हम समझा दिए पूरा। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो। परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर क्या है? लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। देखो जी, इसको डायग्राम से तो सही से तुम समझ जाओगे। वैसे आपतन कोण है कितना? 60 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो एगो लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, पदार्थ जो है 60 डिग्री के कोण पर आपतित, ये कोण 60 डिग्री का है। और आप जानते हो कि पदार्थ जो है जब ये जाएगा तो अपने डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, ये इधर झुक जाएगा। तो ये भी कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंब है, यानी परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। यानी परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें ये एक दूसरे परस्पर क्या है? एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये और ये परस्पर लंबवत है, मतलब एक दूसरे से परावर्तित किरणें, ये किरणें और अपवर्तित किरणें अब यहाँ पर एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री कोण पर आपतित हो गया। और यदि परावर्तित, अब देखो परावर्तित होगा तो ये इधर चला जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान से समझना। आपतन इधर, परावर्तन इधर, लेकिन ये जो किरण है ये अपवर्तित किरण है। अ से अपवर्तित, प से परावर्तन। तो कह रहा है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। देखो चला, ध्यान से देखो, ये कोण 90 डिग्री है। अब आप देखो कि ये 90 है और ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हो कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। तो ये 9 6 15 100 कितना हो गया? 50 डिग्री। तो ये कोण बनेगा 30 डिग्री। तो हम लोगों को निकल गया कि आई का मान 60 डिग्री या आर का मान 30 डिग्री। चलो यही आर निकालना था, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये निकालना था, निकल गया 30 डिग्री। तो अब साइन का, स्नेल का नियम क्या है? साइन आई, स्नेल का नियम साइन आई बट्टे साइन आर। अब देखो ऊपर में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 और नीचा में 30 डिग्री तो 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया, √3 हो गया आंसर। तो इस तरह से इसका ग जो है यानी राइट आंसर है √3 जो है इसका मान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष, देखिए
कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच को ऊपर कर दो तो 3/2 ऊपर हो गया, और जल है आगे तो उसको नीचे कर दो 4/3। अब देखो इसको भाग दोगे, भाग आता है ना जी, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तिया 9 और नीचा में 4 2 तो 4 दूना 8, 9/8। तो ये राइट आंसर हो गया 9/8 को ऑप्शन सही है 18 का। प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब क्या होगा जी, बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में, किरण जो है प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगा। चलो ये तो तुम लोग जानता है, पहला ही वीडियो देख लेना, उसमें ही पूरा क्लियर करके बताए हुए हैं, डायग्राम भी खींच करके फर्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को समझा चुके हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? देखो हवा से लेंस बना सकते हो, पानी, पारा, कांच। अब इसमें से किस में से, देखो ये पारा जो है ना, पारा से आप लेंस नहीं बना सकते हैं। पानी लेंस का काम करेगा, हवा करेगा, कांच करेगा, लेकिन पारा नहीं करेगा। तो इसका ध्यान रखना है कि पारा से हम इसका नहीं कर सकते हैं। अगला देखो, लेंस का प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो ये अगर लेंस है, ये मान लो लेंस है, यहाँ प्रधान अक्ष है, तो यही हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो जब प्रकाश की किरण, देखिए लेंस का प्रकाश केंद्र हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर होता है, लेंस के बाहर होता है। तो देखो इसको ध्यान रखना, ये लेंस का जो परावर्तक ये प्रकाश केंद्र है ना, वो लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और उसके सतह पर भी हो सकता है। ये तीनों वाला सही होगा, इसलिए बहुत सही आंसर है। जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो क्या होता है? देखो कोई मोटा लेंस है, उसमें से प्रकाश की किरण जाएगा तो वो केवल विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है, विचलित नहीं होती है, विस्थापित हो जाती है। अब तुमको हम बता देंगे कि ये डिस्प्लेस्ड क्या होता है। देखो हम अभी आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि ये लेंस है, तो आप देखते होंगे कि ये ऐसे आता है, फिर ये जो है नीचे झुक जाता है, ऐसे जाता है। अब यहाँ पर पीछे बढ़ा दीजिए, इस किरण को यहाँ आगे बढ़ा दीजिए, तो ये किरण और ये किरण दोनों समांतर किरण हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि उसको विस्थापित हो जाना। क्या कहते हैं उसको? विस्थापित हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। आगे बढ़ो। जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वो केवल विस्थापित हो जाती है। ये 22 नंबर आपको हमने बता दिया कि ये केवल विस्थापित होती है। अगला देखो, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो याद रखना जी, 2 गो मुख्य फोकस होता है, F1 F2। याद रखना F1 F2 2 गो मुख्य फोकस होता है। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, अब बताइए, वस्तु को लाइएगा F के तरफ, किसके तरफ? F के, मतलब ये लेंस है, यहाँ अनंत है। अब यहाँ से AB नहीं लेता था जी वस्तु, वो यहाँ फोकस के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? फोकस। यहाँ पर ये AB वस्तु यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ आ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दूर में जाके बनेगा। तो वही कह रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ देख रहा है, प्रतिबिंब के बारे में कह रहा है, तो कहेंगे लेंस से दूर जाके बनेगा। क्लियर? वस्तु जितना लेंस के नज़दीक होगा प्रतिबिंब उतना दूर में जाके बनेगा। ये ध्यान रखना, केवल आभासी वाला छोड़ के। एक अभिसारी लेंस बनता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी कहते हैं, जानते हो किसको? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी। ये भी हम एक्स्ट्रा तुमको बता रहे हैं। तो ये अभिसारी लेंस जो होता है ना, वो उसका गुण क्या है कि ये कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखो ये वाला जो लेंस है ना, ये दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और ये वाला जो लेंस है अवतल लेंस, ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर कौन से काल्पनिक, और यहाँ काल्पनिक का वास्तविक दोनों बनता है। याद रखना जी, वाक, उत्तल लेंस वाक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, वाका याद रखना। वास्तविक भी और काल्पनिक भी बनाता है कौन? उत्तल दोनों बनाता है। तो आगे देखो,
यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बिंब पर क्या प्रभाव होगा? अरे भाई, जो लेंस द्वारा जो बने बिंब, बिंब मतलब यहाँ प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो होता है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाता है। तुम लोग एगो आँख मूंद के आ दूसरा आँख से देखना, तो देखना तुमको कैसे दिखाई देता है। बढ़िया 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 से नहीं दिखाई देगा जल्दी, इंटेंसिटी कम, तीव्रता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला इसमें टिक मारना है, जो गलत होगा उसमें टिक मारना, सही वाला में टिक मत मारना। विद्यार्थी घबरा जाता है, सही वाला में टिक मार देता है। एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब समांतर किरण पुंज देगा। अब देखिए, उत्तल लेंस के फोकस पर रहेगा तो समांतर किरण पुंज देगा, सही बात है। उत्तल लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसरित करती है, एकदम करती है। देखिए ये उत्तल लेंस है, ऐसे किरण आता है और ये ऐसे चला जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे चला जाता है, अभिसरित कर दिया, एक बिंदु पर मिला दिया, तो ये भी सही, ये भी सही। अवतल लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसरित करता है, तो ये भी तो सही है बात है। देखो अवतल लेंस भी तुमको हम ड्रॉ करके समझा देते हैं। देखो अवतल लेंस ये हो गया, तो ये जो है ऐसे ये प्रधान अक्ष हो गया, ऐसे किरण आएगा ना तो इधर भाग जाएगा, इधर आएगा तो इधर, तो अभी से इसी को कहते हैं अपसरित कर देना, फैल जाना। अपसारित कर देना मतलब फैला जाना, आगे जाके फैल जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रहती है। एकदम गलत बात है, ये फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है जी, ये सही हो गया है, इसका आंसर ये होगा। उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो। देखो उत्तल लेंस में, ये वाला जो लेंस है, इस लेंस में आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब तुमको प्राप्त करना है और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक अगर कहे और बड़ा कहे तो ये फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखोगे तो तुम्हारा बड़ा साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर काल्पनिक रखना है तो फोकस के अंदर, अगर यहीं पर तुमको वास्तविक शब्द नहीं दे के काल्पनिक देता तब ये आंसर सही होता, लेकिन अभी क आंसर इस क्वेश्चन के मुताबिक क आंसर राइट हो जाएगा। क क्या हो जाएगा? क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है जिसके एफ का मान जो है, देखो उत्तल लेंस में एफ का मान दे दिया है, तो उत्तल लेंस में एफ का मान प्लस में होता है, तो इसका मान है 30, और इसमें u का भी मान दे दिया है 30, तो वो आप माइनस में लिखना, वस्तु की दूरी निगेटिव होती है। लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका, मतलब देखो यहाँ पर लेंस था और यहाँ पर मान लो वस्तु था, अब लेंसे को खिसका दिए 15 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर जो था वो तो बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु जो है वो फोकस के अंदर आ जाएगा, फोकस के क्या आ जाएगा? अंदर। तो ऐसे में वस्तु का जो है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा। जैसे ही फोकस के अंदर वस्तु हो जाएगा तो उसका आभासी और वस्तु से बड़ा तक घ हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो, जब भी एफ का मान बेसी हो और यू का मान कम हो, मतलब u कम हो और f बढ़ जाए, तो तुम लोग आभासी और वस्तु से बड़ा इसमें टिक मारोगे, है ना। न्यूमेरिकल में इसको वीडियो में जो है न्यूमेरिकल जब हम इसका बताएंगे तो तुमको हम पूरा एकदम क्लियर करके बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल जो है बनाया जाता है फिजिक्स में। और देखो IIT मेडिकल का सपना सब साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी आगे चल करके देखता है, लेकिन याद रखना अगर तुम लोग न्यूमेरिकल बनाने का शक्ति रखोगे तभी तुम लोग IIT या मेडिकल जो है कंप्लीट करोगे। इसीलिए अभी से 10वां क्लास में हो ना, अभी से साइंस का न्यूमेरिकल बनाने का पूरा प्रयत्न करो। विद्यार्थी न्यूमेरिकल नहीं बनाता है, खाली थ्योरी पढ़ के या परीक्षा देता है, इसलिए उसका जो है कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है बाबू। देखो फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी, देखो जब भी कहेगा वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी, तो हम पहला वीडियो में भी इसको समझा चुके हैं कि ये लेंस है,
इधर F1, इधर F2, फिर इधर F1, इधर F2। तो देखो यहाँ 4 गो F हो गया, तो इसीलिए 4F से कम नहीं हो सकती, ये आंसर हो जाएगा। उससे कम नहीं होगा, उससे बेसी होगा, कम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। फोकस दूरी देखो 15 सेंटीमीटर है, अब वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। वस्तु बहुत दूर में है, उसके प्रतिबिंब लेंस से कितने मतलब दूसरी ओर लेंस से बनेगा। तो ये बस लेंस का सूत्र याद है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। डेटा भर देना, इस पर निकल जाएगा। खाली प्लस माइनस चिन्ह परिपाटी का नियम ध्यान में रखना कि उत्तल देखो वस्तु की दूरी हमेशा u का मान हमेशा माइनस में लेना, और उत्तल लेंस है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनेगा तो आप जो है प्लस में v का मान लोगे, f v और f का मान प्लस में लोगे। चलो ये देखो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर लेंस से बनेगा। चलो ये तो हो ही गया। अब हम लोग जो है 34 देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर लेंस से बनेगा। कहाँ, ये भी न्यूमेरिकल है जी। तो न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। देखो तो सबसे पहले f का मान दे देना 15 प्लस में, 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु, u का मान तो माइनस में 60। अब सूत्र में बैठा देना, v का मान निकल जाएगा, है ना। इसमें हम क्या बताएंगे, तुम लोगों को अपने निकल जाएगा। देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। बाबू ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बिहार बोर्ड में एकदम पूछेगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो लिखना प्रति मीटर, मीटर के पावर -1 को ही कहते हैं प्रति मीटर। लेंस की क्षमता प्रति मीटर में होती है। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो देखो फोकस दूरी तुमको सूत्र पढ़ाए हैं जी, p बराबर होता है 1/f। अब अकरा अगर बटा में 1 दे दो, कोना कोनी गुना करोगे तो p गुने f बराबर 1 होगा ना। तो यही ना है ऑप्शन ग में। तो pf बराबर 1 होता है, पावर गुने फोकस दूरी बराबर 1। लेंस के पावर को उसके फोकस दूरी से गुना कर दोगे तो उसका मान 1 होता है। चलो आगे देखो। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता अभी तुमको हम निकाल के दिखा देते हैं। देखो अवतल लेंस मतलब ये वाला लेंस है, और इसका सब कुछ लेफ्ट साइड में बनता है, इसलिए सब माइनसे में होता है, तो फोकस भी माइनसे में होगा। देखो तो पावर क्या होता है जी, 1/f होता है। तो 1 हो गया माइनस में 50, तो 50 कथी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मीटर में रखना है। तो मीटर में तो 50/100 कर दोगे तो मीटर, 50 दूना 100, ये 2 चला गया ऊपर तो -2 डायोप्टर हो जाएगा। माइनस लगेगा -2 डायोप्टर, सूत्र में ही f का मान माइनस में है तो इसलिए -2 डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि देखो डायग्राम बना बना हम समझा रहे हैं, इसीलिए आप लोग जो है इसको बढ़िया से समझो। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो यह है, लेंस की अगर क्षमता ही -4 डायोप्टर है। देखो f बराबर क्या सूत्र होता है जी, f बराबर सूत्र होता है 1/p। तो ये है -4। तो बाबूरे इसको मीटर में कन्वर्ट करना, 100 से गुना कर देना, तो 4 से ये 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर, अब माइनस में है ना तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर होगा, माइनस बताएगा अवतल लेंस, माइनस कौन सा चिन्ह बताएगा, अवतल लेंस। चलिए हम लोग 38 क्वेश्चन को अभी तक में डिस्कस कर लिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, आज लेंस को जो है गर्दा गर्दा छोड़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, है ना। अब आपके स्क्रीन पर अंतिम 2 क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन कर रहा है चूज करने के लिए। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एकदम सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एकदम सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, ये गलत है। यही कह रहा था खोजने के लिए कि लेंस की क्षमता का, आगे पढ़ना ही नहीं है चूंकि गलत पकड़ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर ये मार लोगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, ये गलत बात है, फॉल्स है ये। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है
अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दें। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी कह रहा है गलत चूज करने के लिए। पहला ऑप्शन पर हो, किसी लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। तो तुम सब जानते हो कि P बराबर होता है 1/f। तो इसे ना f का व्युत्क्रम हो गया, तो ये सही है। तो ये कथन सही है, तो यहाँ नहीं, मतलब ये सही है, तो इसको नहीं लगाना है, ये आंसर नहीं होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर। अब देखो उत्तल लेंस का ये 1/50, इसको कर दोगे गुना 100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 50 गुना, तो एकदम सही है, तो ये भी सही है। 5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब इसमें 5D का रहा है, प्लस दे दिया, तो 1/5, इसको 100 से करोगे गुना, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर होगी। एकदम सही है, एकदम सही है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता माइनस में 0.2D होगी। अब देखिए 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर है, तो 1/f, तो 1/2 होगा। तो चलो इसको, स्क्रीन को हम साफ कर देते हैं इसके लिए, ऑप्शन के लिए, कि 2 मीटर का रहा है, तो आप तो जानते हो f मीटर में लिया जाता है, तो 1/2 होगा। 1/2 का मतलब 0.5 होना चाहिए। अब तो लेंस है तो माइनस में, तो माइनस में 0.5, जबकि माइनस में 0.2 दिया है, तो यही ऑप्शन गलत है। तो ये गलत ऑप्शन हुआ, बाकी तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो हमको कह रहा था गलत चूज करने के लिए, तो इस प्रकार 40 का घ आंसर हो गया। तो दोस्तों, आपने प्रकाश के अपवर्तन का 40 में 40 एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने देख लिया, और न्यूमेरिकल भी देख लिया, डायग्राम के साथ देख लिया। तो दोस्तों, आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जो है क्रैश कोर्स का 2025 में बोर्ड परीक्षा में अगर तुम बैठना है, तो दोस्तों मैथ्स मजा विद शिवजी यादव को मत भूलना। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो आपके दोस्त शिवजी यादव आपसे लेता है विदा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय पिपरा।